डिफेक्टिव पार्ट है उसको हम रीजनरेट करते हैं हाँ आपके खुद के टिश्यू से या किसी सिलिकॉन मेथड से। समाज है और आप उसमें रहने के लिए आप खुद को कॉन्फिडेंट करना चाहते हो, सो अकॉर्डिंग टू मी ये गलत नहीं है। ईस्ट्रोजन का कंटेंट जो थोड़ा बहुत रहता है उसकी वजह से मेल्स की बॉडी में भी चेंजेस आ सकते हैं। ब्रेस्ट हैवी होना कोई गलत बात नहीं है एंड उसको करेक्ट करवाना भी गलत नहीं है। सोचने की बात है कि आपको ओल्ड एज में स्पाइन ज़्यादा चाहिए या ब्रेस्ट चाहिए। सो स्पाइन पर अगर वो इफेक्ट कर रहा है, आपके बैकबोन पे इफेक्ट कर रहा है, तो इट इज़ अ बेटर आइडिया टू गेट इट करेक्टेड। राइट फीमेल्स ने ज़्यादातर वो अपने ऊपर ध्यान कम कर देते हैं एजिंग के बाद या फिर प्रेगनेंसीज के बाद एंड उनका ये रहता है कि मैं ठीक हूँ एंड मैं कुछ भी खा सकती हूँ बट मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड ठीक रहना चाहिए। हाँ तो ये निग्लेक्शन उनकी तरफ से आता है। नमस्कार, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ ब्रेन वाइज विद डॉक्टर पल्लवी प्रसाद में। और आज हमारे यहाँ पे स्टूडियो में आई हुई है डॉक्टर शिल्पी डोरस मैम, जो ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है, कॉस्मेटिक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है, और हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर। जैसा मैंने अभी बताया कि आप कॉस्मेटिक ब्रेस्ट सर्जन है और ब्रेस्ट सर्जरी भी करती है ऑन्कोलॉजी के लिए भी, तो उसके बारे में थोड़ा हमें इंट्रोडक्शन बता दीजिए। इंट्रोडक्शन के लिए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में एक मान्यता है कि ब्रेस्ट कैंसर में पूरा जो है ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है। राइट सो उसको बोला जाता है कैंसर सर्जरी ऑफ द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट की स्तन की कैंसर सर्जरी। हाँ लेकिन जब हम उसको नई तरीके से बनाते हैं या हाँ उसके कुछ जो डिफेक्टिव पार्ट है उसको हम रीजनरेट करते हैं हाँ आपके खुद के टिश्यू से या किसी सिलिकॉन मेथड से या फिर कुछ माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी से, तो उसको हम कॉस्मेटिक ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज रहती हैं जो कि यंगस्टर्स के लिए किया जाता है, जैसे किसी का एक साइड का ब्रेस्ट डेवलप नहीं है या फिर कुछ मेल पीपल हैं जिनका ब्रेस्ट एक्स्ट्रा डेवलप है, कुछ ट्रांसजेंडर लोग हैं उनका ब्रेस्ट का करेक्शन करना है। सो वो सारी चीज़ें कॉस्मेटिक ब्रेस्ट सर्जरी में आती हैं। सर्जरी में आते। किसी किसी को, यंग गर्ल्स को बहुत ज़्यादा ये रहता है कि मेरे ब्रेस्ट बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए भी हम सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर डिफॉर्मिटी है। यस, जो भी एडल्ट हुड में आ चुका है वो अपने लिए खुद डिसीजन ले सकता है। उसके बराबर है। लिए उनको किसी और के डिसीजन की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस उनको ये पता हो कि वो किस लिए कर रहे हैं। बराबर है, और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इट्स नॉट ओनली कॉस्मेटिक। यस डेफिनेटली, आप मेकअप लगाते हो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप नोज़ करेक्शन करवाते हो या लिप फिलिंग करवाते हो, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। राइट समाज है और आप उसमें रहने के लिए आप खुद को कॉन्फिडेंट करना चाहते हो, सो अकॉर्डिंग टू मी ये गलत नहीं है। आप ब्रेस्ट सर्जरीज भी कॉन्फिडेंस के लिए करवा सकते हैं, आप प्रोफेशन के लिए करवा सकते हैं एंड मॉडलिंग के लिए करवा सकते हैं। कुछ कॉस्मेटिक ब्रेस्ट सर्जरीज कैंसर से रिलेटेड नहीं होती हैं, लेकिन जैसे किसी यंग गर्ल को कोई छोटा सा लंप हो गया और वो हाँ हमको निकालना है विदाउट कट विदाउट स्कार, सो वो भी कॉस्मेटिक ब्रेस्ट सर्जरीज में आता है। राइट। अभी हम सिर्फ बात करते हैं जब ब्रेस्ट के बारे में, तो हमें लगता है कि सिर्फ फीमेल, लेकिन ये मेल में भी ब्रेस्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सी, जैसे हमें पता है अर्धनारीश्वर, यस ठीक है, लॉर्ड शिवा। या सो थोड़ा पार्ट मेल्स में भी फीमेल्स का रहता है और हाँ फीमेल्स में मेल्स का रहता है। हाँ तो जो पार्ट फीमेल्स का मेल्स में रहता है, लाइक ईस्ट्रोजन का कंटेंट जो थोड़ा बहुत रहता है, उसकी वजह से मेल्स की बॉडी में भी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है गायनेकोमेजिया या फिर या मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, जो जनरली प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, यानी 16 से 21 साल के बीच में होता है, करेक्ट। जो कि एज रिलेटेड हाँ फैक्टर है हाँ मेल्स में। हाँ वो कई बार चला भी जाता है खुद, अगर वो स्टार्टिंग की स्टेज में होता है, या फिर उनका कुछ इंटरनल ऑर्गन्स का डिफेक्ट होता है तो वो चेक करना होता है। अगर हम उनको करेक्ट कर दे तो वो करेक्ट हो जाता है। हाँ बट ये चीज़ें कई बार एक एज के बाद आती हैं, लाइक 50s या 60s के बाद, जो एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। अब एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन किसी भी चीज़ की वजह से मिल सकता है, अल्कोहलिज्म से मिल सकता है, एक्स्ट्रा ओबेज होने से, मोटापे से मिल सकता है। तो उनसे एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन मिलेगा तो डेफिनेटली फीमेल के ऑर्गन्स भी बढ़ेंगे। और फीमेल्स के ऑर्गन्स मेल्स में कौन से प्रेजेंट है? ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जो कि फ्लैट रहते हैं, हाँ लेकिन ईस्ट्रोजन के कंटेंट की वजह से, एक्स्ट्रा कंटेंट की वजह से वो बढ़ सकते हैं। हाँ, तो उनको हम सर्जरी रिकमेंड उनके करते लिए हैं। यस सर्जरी हैं, 2-3 टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक ब्रेस्ट सर्जरीज हैं। अगर उसमें कैंसर निकलता है तो कैंसर ब्रेस्ट सर्जरीज भी हैं, एंड जिससे उनका
कन्वर्जन करेक्शन जल्दी हो सकता है। हाँ, और ये जो ईस्ट्रोजन बढ़ता है उसको हम कम कर सकते हैं और सर्जरी से हम उन्हें पूरा करेक्ट कर सकते हैं। यस, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और राइट, कंट्रोल करके हम थोड़ा बहुत उसको कम कर कम सकते कर हैं। सकते हैं। बट ऑलरेडी किसी में अगर फैट की वजह से ईस्ट्रोजन ज़्यादा है तो उसको फैट कम करने में टाइम लगेगा। हाँ, राइट। इतनी जल्दी जो है उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कोई टैबलेट खा ली और उससे वज़न कम हो गया। हाँ, हाँ, इट विल टेक टाइम, उसमें उतनी मेहनत भी लगती है। एंड धीरे धीरे 9 मंथ्स 1 ईयर में जब वो करेक्शन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बराबर। तो अभी हम मुड़ते हैं कैंसर की तरफ कि जो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहा है और यंग फीमेल्स में भी आ रहा है। पहले ऐसा होता था कि बस जैसे एज एक क्रॉस करते थे या मेनोपॉज की तरफ जाते थे तभी डिटेक्ट होता था, लेकिन अभी किसी को भी होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है मेरे कि लोगों को ऐसे लगता है कि जिनके ब्रेस्ट हैवी होते हैं उनको बहुत जल्दी कैंसर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जिनके ब्रेस्ट हैवी होते हैं उनको हाँ, कैंसर हाँ, होता है। हाँ, लेकिन जिनके ब्रेस्ट हैवी होते हैं उनको बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लाइक अगर ब्रेस्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है हाँ, तो पुली इफेक्ट कहाँ होगा? हाँ, आपके बैकबोन में। यस, तो स्पाइन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं। करेक्ट, स्पाइन में गैप स्टार्ट हो सकता है। एंड हैवी ब्रेस्ट की वजह से टमी के पास इरिटेशन हो सकती है, कुछ अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं, मतलब कुछ जख्म टाइप के हो हाँ, जाते हैं, हाँ, जिससे लोग डर जाते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। बट वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं रहते, लेकिन वो इफ़ेक्ट करते हैं पेशेंट की बॉडी पर, पर्सन की बॉडी पर। ब्रेस्ट हैवी होना कोई गलत बात नहीं है एंड उसको करेक्ट करवाना भी गलत नहीं है। राइट, एक्चुअली हमने कई बार देखा है कि ये ब्रेस्ट हैवीनेस मीनोपॉज के टाइम पे भी आती है, राइट, एट द एज ऑफ 40 या 50। हाँ, और जब ये आती है तो लोग बोलते हैं मुझे कौन सा बिकिनी में जाना है या कोई हाँ, फैशन शो करना है जो मैं ब्रेस्ट रिडक्शन करवाऊँ। राइट, लेकिन सोचने की बात है कि आपको ओल्ड एज में स्पाइन ज़्यादा चाहिए या ब्रेस्ट चाहिए। नाइस, सो स्पाइन पर अगर वो इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके बैकबोन पे इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इट इज़ अ बेटर आइडिया टू गेट इट करेक्टेड। राइट। और ये कैंसर का रीजन नहीं है, नहीं नहीं, इसमें जो एक कैंसर मिथ का है रीज़न लोगों नहीं, के ये दिमाग में। मिथ है कम्प्लीटली कि ब्रेस्ट ज़्यादा है, हैवी है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। और अभी हम कैंसर के लिए मैमोग्राफी करते हैं मम्म। और सबको पता है अभी कि मैमोग्राफी करनी ही चाहिए। तो ये कौन से एज से हम स्टार्ट कर सकते हैं मैमोग्राफी करना? सी मैमोग्राफी की रिकमेंडेशंस रहती हैं और हमारे इंडिया में, भारत में जो रिकमेंडेशंस है वो 40 इयर्स के बाद है। अब उसका रीज़न ये है कि जो इंडियन वुमेन्स हैं उनके ब्रेस्ट डेंस रहते, डेंस मतलब वो टाइट रहते हैं थोड़े से, अगर लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो। हाँ, सो उसमें वाइट एंड ब्लैक बैकग्राउंड में हम 40 के बिलो देख नहीं सकते, कुछ समझ नहीं आता है। राइट, सो इसलिए अननेसेसरी वो करना ठीक नहीं है। और 40s के बाद ज़्यादा कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, मेनोपॉज आता है, एजिंग भी होती है। सो इन सब चीज़ों की वजह से एक पर्टिकुलर एज के बाद मैमोग्राफी सजेस्ट की जा सकती है। सो 40s के बाद जनरली साल में एक बार अगर आप मैमोग्राफी करवाएं, साथ में उसके अल्ट्रासाउंड भी करवाएं, तो वो एटलीस्ट आपके जो लम्प्स, जो कैल्सिफिकेशन है, जो हमें फील नहीं होती हाथ से, वो एटलीस्ट दिख सकते हैं। राइट, सो वो दिख जाएंगे तो एटलीस्ट अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर या अर्ली डिटेक्शन ऑफ लम्प्स हो सकता है। और आप अगर उसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो हो सकता है कि आगे कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत ना पड़े। ना पड़े। अर्ली डिटेक्शन इज मोर यस, इम्पोर्टेंट। अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। यस। तो अभी मैमोग्राफी के बारे में बात करें तो वैसे ही सोनोमैमोग्राफी भी होता है, तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो सोनोमैमोग्राफी इज़ नॉट अ करेक्ट टर्म, इट इज़ सोनोग्राफी ऑफ द ब्रेस्ट या यस, अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट। राइट, जब हम किसी पेशेंट को या किसी को भी बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, उनका पहला रीज़न होता है मैंने पेट का करवाया। हाँ, सो सोनोमैमोग्राफी इसलिए टर्मिनोलॉजी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि ये ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जनरली नहीं करवाया जाता है, लेकिन कभी किसी को ब्रेस्ट पेन है या ब्रेस्ट लंप है तब वो करवाया जाता है। हाँ, सो उसमें हम ये देख सकते हैं यंग पेशेंट्स में जनरली करवाते हैं, ओल्ड में भी करवाते हैं, बट यंग में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि मैमोग्राफी नहीं कर सकते यंग पेशेंट्स यंग में। पेशेंट्स, सो उनमें हमें लम्प्स पता चलते हैं, लम्प्स मतलब गांठ,
हाँ, जो नींबू जैसे या फिर जो है हाँ, पीनट के साइज़ की गांठ अगर है हाँ, तो वो हमें पता चलती है कि है कि नहीं है, उसका साइज़ कितना है। राइट, बट उसमें कम्प्लीटली ये समझ नहीं आता है कि ये कैंसरस है या नहीं है। राइट, सो सबसे पहले चीज़ें समझनी चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी जांच जो की जाती है वो डायरेक्टली कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं की जाती है। वो एक प्रोसेस होता है, 2-3 चीज़ें मिलाकर हम आइडेंटिफाई करते हैं और बताते हैं कि वो कैंसर की हो सकती है या नहीं। राइट, सोनोग्राफी हमें एक आइडिया देती है कि उस लंप की बायोप्सी करनी चाहिए या नहीं। राइट। तो हम यंग पेशेंट्स में सोनोमैमोग्राफी कर सकते हैं। यस, हाँ, एब्सोल्युटली कर क्योंकि सकते अभी हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा यंग फीमेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देख रहे हैं। यस, तो उसका रीज़न भी क्या हो सकता है? उसका रीज़न बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर का जो मेन रीज़न है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हाँ, मतलब जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जो चीज़ें हम खा पी रहे हैं, जिस चीज़ से हम लोग अफेक्टेड हो रहे हैं पिछले 8-10 साल से, सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके 80% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर का वैक्सीन भी बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाँ, उसका कोई एक रीज़न नहीं है सर्वाइकल कैंसर के लिए कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है तो हाँ, हमने वैक्सीन बना दिया। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स होने की वजह से आपको खुद की बॉडी और खुद का रहन सहन ठीक रखना होता है। फीमेल्स ने ज़्यादातर वो अपने ऊपर ध्यान कम कर देते हैं एक एजिंग के बाद या फिर प्रेगनेंसीज़ के बाद। एंड उनका ये रहता है कि मैं ठीक हूँ एंड मैं कुछ भी खा सकती हूँ, बट मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड ठीक रहना चाहिए। हाँ, तो ये निग्लेक्शन उनकी तरफ से आता है। सो वो अगर निग्लेक्शन कम हो जाए तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे एंड ये कम हो गए तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम हो जाएगा। राइट। सो इस तरीके से हम रिस्क को कम कर सकते हैं। अभी एक और रीज़न है यंग लोगों में कि वो जेनेटिकली, तो वो हम टेस्ट कब करना चाहिए और आप उसके उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे अगर उनके फैमिली में सबको है, किसी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है तो? सी एक छोटा सा आइडिया है जो हाँ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी फॉलो करते हैं कि अगर किसी की फैमिली में 1 या 2 मेंबर्स, स्पेशली 2 मेंबर्स किसी भी कैंसर से अफेक्टेड हो, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर या फिर आंतड़ी का कैंसर जो बोलते हैं, हाँ, बिलो द एज ऑफ 55, तो हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है ये जेनेटिकली लिंक्ड हो। मतलब इनके जीन्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ गया है, हाँ, जिसको करेक्ट तो नहीं किया जा सकता लेकिन उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, और उनको आइडेंटिफाई कैसा किया जाए, तो हाँ, अगर किसी की फैमिली में 2-3 मेंबर अफेक्टेड हैं या फिर किसी के फैमिली में उनकी मदर अफेक्टेड है, ग्रैंड मदर अफेक्टेड है, नॉट ओनली मदर साइड, फादर साइड में भी अगर 1-2 मेंबर अफेक्टेड है तो उनकी उनमें क्या रीजंस रहे हैं, वो एज रिलेटेड हैं या अर्ली स्टेज में हो गए हैं, तब हम समझ सकते हैं कि वो जेनेटिकली लिंक्ड हो सकते हैं। और ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं तो हम पहले उनका पूरा पेडिग्री में पूरा हिस्ट्री लेते हैं एंड अगर उसमें वो पॉजिटिव लगते हैं हमें, सो हम कुछ टेस्ट करते हैं जो साइंटिफिकली करेक्ट रहते हैं एंड दोज टेस्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देयर पॉकेट। तो या, पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट, कुछ एक्सपेंसिव टेस्ट भी हैं, कुछ पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट भी हैं। आपने एक कॉमन टेस्ट सुना होगा, ब्राका यस, टेस्टिंग, यस, बट सबको ब्राका टेस्टिंग नहीं करते हैं। हाँ, कुछ और भी टेस्ट हैं जो किए जाते हैं, बट वो डायरेक्टली नहीं, आपको डॉक्टर के साथ मिलके जेनेटिक काउंसलिंग करके ही करना चाहिए। राइट, और ये कोई भी एडल्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करवाना चाहें तो वो कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक इंडिविजुअल परमिशन की रिक्वायरमेंट ओके, होती है राइट, एंड ये मेल्स भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकते हैं। राइट। क्योंकि अभी जो प्रचलित है कि अगर फीमेल्स को, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो फीमेल को ही होगा ऐसा लगता है। तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री में फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उनके घर के अडल्ट मेल ने क्या करना चाहिए एज अ प्रिकॉशन? जिनके घर में फीमेल्स को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है हाँ, एंड जो एडल्ट मेल्स हैं उनको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि सी कैंसर बेसिकली तो एज रिलेटेड रहता है, इसलिए राइट, हम एक एज के बाद ही करते हैं। अब राइट, क्यों एज रिलेटेड रहता है? डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी एज रिलेटेड रहता है। हाँ, हमारी बॉडी धीरे धीरे वीक होती है 40s के बाद, हाँ, 50s के बाद।
सो उस पे ध्यान देना है कि कैसे हम रिस्क अपने रिड्यूस कर सकते हैं। राइट राइट सो कुछ मॉडिफाइबल रिस्क रिड्यूसिंग फैक्टर्स रहते हैं, मतलब आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर किसी को कैंसर हुआ, डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होगा, तो आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आप जो खाते हैं वो ज़्यादा तला भुना नहीं होना चाहिए। देन आप एटलीस्ट डेली हाफ एन आवर या 40 मिनट्स की वॉक या योगा या एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल है। बराबर एंड ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपको हेल्दी और हैप्पी फील हो। राइट मतलब आपके हार्मोन्स भी ऑलमोस्ट नॉर्मल होने चाहिए, आप राइट अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि आप वॉकिंग करो तो आपको पसंद नहीं है लेकिन आप करने कर लगे। सो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, थोड़ा तो होगा लेकिन ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। सो यू शुड इन्जॉय दोज एक्टिविटीज़। एंड वो एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं एजिंग में, जैसे जैसे एज बढ़ती है हाँ एंड हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हैं। सो वो सिर्फ कैंसर ही कम नहीं करते, वो बाकी की चीज़ें भी कम कर देते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियक अरेस्ट, ये भी चीज़ें कम हो जाती हैं अगर आप एक नियमित हिसाब से व्यायाम करते हैं, योगा हेल्दी करते लाइफस्टाइल हैं एंड हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। स्मोकिंग कम करनी चाहिए, उससे कोलेजन फैक्टर डिस्ट्रॉय होता है जो कि प्रोटेक्टिव फैक्टर है। अब अल्कोहल है, वो भी एक अगर आप ले रहे हैं तो एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं लेना चाहिए। वो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कितना अलाउड है। पूरा अवॉइड करना तो शायद ही मुश्किल रहेगा, करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ लेकिन अगर लेते हैं बिकॉज ऑफ सम सोशल कॉजेज़ तो लिया जा सकता है, लेकिन कुछ आप चीट डेज रख सकते हैं जिसकी हाँ वजह हाँ से आप और उसको भी उसको कम कर लिमिटेशन सकते हैं से या कि आपका लिमिटेशंस कर क्वांटिटी सकते कितना हैं। है यस, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि लीवर के डॉक्टर तो बोलते हैं कि 1 ml इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर लिवर करेक्ट। या अल्कोहल है हार्मफुल। हाँ हार्मफुल तो पॉल्यूशन भी है, लेकिन गाड़ी तब भी चलाते लोग। हाँ राइट मैम मैं अभी थोड़ा आपको रैपिड फायर टाइप कुछ क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतने मिथ्स एंड फैक्ट्स है लोगों के बारे दिमाग में कि उनको समझ में नहीं आती कुछ चीज़ें, तो उनको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यस, डेफिनेटली। यस तो क्या मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? यस, हो सकता है। उसके रीजंस मैंने आपको अभी बताए हैं। हाँ ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी ही होता है ऐसा कुछ फिक्स है? नहीं, उसका भी रीज़न अभी बताया कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो हाँ अगर हम डाउन द लाइन अभी करेक्शन करें तो शायद हमारी आगे की जनरेशन्स में ये नहीं प्रॉफिट होगा। राइट और अगर कोई लंप है ब्रेस्ट में तो वो हमेशा कैंसर का ही होता है? नो, ऐसा नहीं है। बट लंप सारे जितने भी नॉन कैंसरस लम्प्स हैं वो कभी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं होता। अभी एक और मिथ है कि डिओडोरेंट्स या कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ें उनसे कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर? उससे इतना कैंसर नहीं होता है एक्चुअली, उससे स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो जो लोग ज़्यादा स्वेट करते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती हैं तो वो लंप की तरह लंप दिखती की हैं। तरह लगती है लेकिन वो वो कैंसर का ही कैंसर होगा नहीं ऐसा होते, वो जरूरी नहीं। इन्फेक्शन के होते हैं मोस्टली। हाँ राइट और एंटी डिप्रेसेंट या कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड मेडिसिन खाने से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? नॉट शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन हाँ कोई 10-15 साल से खा रहा है तो बॉडी में चेंजेस तो आते हैं। आप किसी भी मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सो कोई भी चीज़ एक्सेस में जब आप लेंगे तो वो हार्मफुल रहती है। ब्रेस्ट फीडिंग से कैंसर हो सकता है अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे या ज़्यादा कर रहे? हाँ, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हाँ मिथ है। हाँ ब्रेस्ट फीडिंग से एक्चुअली प्रोटेक्शन मिलता है। हाँ अगर कोई 1.5-2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करता है, 9.2% उसका ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 4 साल तक फीडिंग करते रहना है, वो भी हाँ गलत है। वो भी गलत है। उससे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है एंड आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको आजकल मेस्टाइटिस या ग्रैनुलोमेटस यस मेस्टाइटिस बोलते हैं। राइट उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मिल्क सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। हाँ सो एक्सेस कभी भी अच्छा नहीं है। हाँ लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग ही सिर्फ कंटिन्यू किया जाए तो वो आराम का मामला है। हाँ सो उसमें सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करके ब्रेस्ट कैंसर कम नहीं करना है। हाँ योगा और एक्सरसाइज से भी ब्रेस्ट कैंसर कम होता है और वो ज़्यादा होता है, 14 to 21% और जो होता है। बिल्कुल ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं? उनमें थोड़े सा ये रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन आप एक्सरसाइज है आपके पास, योगा है, आपके पास आप वो करिए। सॉल्यूशंस है, यू यस, कैन आपके पास गो फॉर दो मॉडिफाइबल्स। सॉल्यूशंस। यस, डेफिनेटली। यू शुड टेक केयर। यस, एक चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ लेनी चाहिए। और मैमोग्राफी बार बार करने से भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, ये एक मिथ है?
नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ साल में एक बार रिकमेंडेड है बट हर महीने में नहीं करनी है। हाँ, तो उससे कैंसर नहीं होता है, बस इट्स नॉट इट्स नॉट रिकमेंडेड, इट इज़ अ लिटिल पेनफुल प्रोसीजर, तो क्यों अपने आप को ट्रॉमेटाइज करना है बार बार, और उसमें कुछ निकल आया या फिर कैल्सिफिकेशंस जो कि कैंसर नहीं रहते हैं, तो वो सजेस्टेड नहीं है कि आप हर 6 महीने में करें। करे, राइट। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं पे भी ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर नहीं है तो आप सेफ है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल इज़ एन इनविटेशन फॉर द कैंसर, क्योंकि राइट, हमारे अंदर वो हार्मोन्स है, वो ऑर्गन है, तो उसका केयर करना भी हमारे ही हाथ में है। हाँ। और ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ आफ्टर सर्टन एज ही होता है, ये भी एक सबको लगता है। अभी पिछले कुछ सालों में एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर 30 to 40% इंक्रीज़ हो गया है यंगस्टर्स में, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है एंड सर्वाइकल कैंसर कम हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ कैंसर्स बढ़ गए हैं, तो हाँ, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर हो गया है। हाँ, लोगों का जो असेसमेंट है, मतलब लोग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने लगे हैं, कुछ लगा उन्हें तो वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो पहले ये मिस हो जाता था। हाँ। सो तो इट्स अ अभी मिसिंग, अर्ली इट डिटेक्शन वाज अ ज़्यादा मिस्ड हो रहा है। कैंसर, तो हाँ, अभी एक्चुअली लोग अलर्ट हैं अपनी हेल्थ के लिए, कोविड के हाँ, बाद ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं। सो दैट इज़ अ रीज़न कि वो आइडेंटिफाई हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी क्विक है, क्विक है। पहले ये नहीं था। इसलिए ऐसे लगता है कि अभी ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, वो भी एक रीज़न है कि जो हाँ, है ब्रेस्ट कैंसर लगता है कि बढ़ गया है, बट मेन रीज़न यही है कि हमारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स बढ़ गए हैं, अच्छे अच्छे मशीन्स आ गई हैं, अल्ट्रासाउंड आ अर्ली गया है, डिटेक्शन हो मैमोग्राम रहा है। आ गया है, डॉक्टर्स भी जागरूक हैं एंड सोसाइटी भी जागरूक है। अगर कोई इंजरी हो जाए ब्रेस्ट पे तो वो कैंसर करती है? नहीं, नहीं हाँ, बिल्कुल नहीं। उसका और कैंसर का कोई ये नहीं, अगर नहीं, वो बट अनट्रीटेड भी रह जाए तो? जनरली ऐसा होता है कि लोगों को ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली मिसिंग कैंसर है, मिस्ड हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट फ्लैबी स्ट्रक्चर है, कोई फील नहीं हाँ, करता इतना, तो उसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का लंप अगर गांठ रहे या कुछ प्रॉब्लम रहे तो लोग ध्यान नहीं देते, बट अगर चोट लग जाती है तो अचानक सोनोग्राफी या कुछ करवाते हैं, तब कभी कभार डिटेक्ट हो जाता हो है, तो जाता है। उनको ये लगता है कि ये उससे इंजरी की वजह रिलेटेड से है, हो बट गया ऐसा क्या? नहीं रहता है। हाँ। कुछ डाइटरी कुछ चीज़ें खाने से, जैसे कि अभी शुगर बहुत ज़्यादा बदनाम है, तो बहुत ज़्यादा शुगर खाने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसे बहुत लोगों को लगता है। ऐसा भी नहीं है, बट एक्सेस किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता। शुगर इज़ नॉट गुड फॉर योर कॉस्मेटिकली, ग्लाइकेशन होता है, तो इसलिए बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता है, एजिंग बढ़ाता है, तो ज़्यादा शुगर एक्सेस में अच्छा नहीं है। ओके, तो अभी थोड़ा इसकी तरफ बढ़ते कि प्रिवेंशन के लिए कि सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का? सेल्फ असेसमेंट एज सच तो इतना एडवाइसेबल नहीं है, लेकिन हाँ, जिन लोगों को ये सहूलियत नहीं है कि वो मैमोग्राफी और सोनोग्राफी के लिए जा पाएँ, कुछ लोग हैं जो ऐसी सिटीज़ में हैं जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, अच्छी मशीन्स अवेलेबल नहीं है, नहीं आई है, वांट टू राइट, से, राइट। तो वो लोग एटलीस्ट मंथ में एक बार 5 से 7 दिन के बाद जब उनकी पारी आती है, मतलब महीना आता है, हाँ, सो उसके 5 से 7 दिन बाद अगर वो खुद का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन लेट के करें और आईने के सामने ब्रेस्ट को देख लें, कोई भी रीसेंट चेंजेस उनको दिखें हाँ, या फील हों, तो उससे उनको ये तो पता चलेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके ब्रेस्ट में, और यस, कुछ भी नया चेंज जब ज़्यादा लगे तो वो सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं, या सिटी के लोग भी जो हैं जिनको टाइम नहीं है इन्वेस्टिगेशंस करवाने का, डॉक्टर के पास जाने का, तो उन्होंने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। एंड करने में कोई हार्म नहीं है, जैसे आप क्लॉथ को टच करके फील करके असेसमेंट करते हो कि वो पुराना हो गया है कि नहीं, आपका ब्रेस्ट आपका बॉडी का पार्ट है, कि एंड आप क्या उसको अलग लग रहा है वो असेसमेंट, आपको हाँ, समझ में आ वो जाता है। आपको समझ आ जाता है कि ये मंथ में मुझे पीरियड्स के बाद ऐसा लग रहा है और अगले मंथ में मुझे पीरियड्स के बाद ऐसा लग रहा है। सो इट्स कॉल्ड एज सेल्फ अवेयरनेस यस, अबाउट द राइट, डिजीज राइट, राइट, और योर सेल्फ, यस। दैट्स द ओनली थिंग। अभी हमें थोड़ा कैसे डायग्नोस करते हैं और कौन से पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? ओके, जैसे ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट डिजीज़ के कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं, वो अलग अलग नहीं है। हाँ, ब्रेस्ट डिजीज़ मतलब
कोई भी ब्रेस्ट का प्रॉब्लम है, जैसे कि निपल डिस्चार्ज है, ब्रेस्ट में गांठ आना है, या फिर काखियम में या फिर बगल में गांठ आना जिसको बोलते हाँ हैं, निपल अंदर धंस जाए, या फिर निपल रिट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, या निपल में कोई जख्म हो जाता है, अल्सर हो जाता है। राइट सो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो है ना, वो कैंसर के भी हो सकते हैं, नॉन कैंसरस चीज़ों के भी राइट हो सकते हैं। सो ऐसा अगर लगता है आपको, जो कि हमने आपको बताया कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में आप डिटेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कोई स्पेशलिस्ट होंगे तो उनके पास जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड उनसे ये चीज़ें पता कर सकते हैं कि ये क्या ब्रेस्ट कैंसर के साइंस तो नहीं है, हाँ और उसके लिए कुछ मिनिमम कुछ इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं, पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं, इतनी कुछ कॉस्टली नहीं है। जो 40s के अबव है उनको हम मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड दोनों कराने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि बायोप्सी करनी है कि नहीं, यानी एक नीडल के द्वारा जांच जिसको बोलते हैं, राइट उसमें ही कंफर्म होता है कि ये कैंसर है या नहीं है। सो उससे हम पता करते हैं कि ये एक्यूरेटली कैंसर है या नहीं है, और अगर कैंसर रहता है तो उसको कैंसर के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर वो नॉन कैंसरस रहता है, यानी बिनाइन जिसको बोलते हैं, तो उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। सो कैंसर में मेन तो सर्जरी का ही पार्ट रहता है। ब्रेस्ट कैंसर में ऑर्गन है, सुपरफिशियल ऑर्गन है, तो उसमें 70% करेक्शन डेफिनेटली सर्जरी से होता है। अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है तो डेफिनेटली, या ब्रेस्ट लम्प्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, हाँ हाँ कॉस्मेटिकली हाँ भी। सो उसमें हम, ऐसा नहीं है कि हम ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी ही करते हैं, हम ब्रेस्ट सेविंग सर्जरीज करते हैं या ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरीज करते हैं, जिसमें कि हम उसी टाइप का मोल्ड बना के और ब्रेस्ट को जितना ब्यूटीफुल रख सकते हैं उतना रखते हैं, क्योंकि ये आपका इनर ऑर्गन है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रहता है उसमें। राइट सो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना कि बहुत पहला ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस तो यहीं पे चला जाता है कि मुझे कुछ बीमारी हुई है, यस, उसके बाद डिफॉर्मिटी होने वाली है, वो एक अलग यस, कॉन्फिडेंस जाता है। तो ये खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, एंड सोसाइटी में रहने के लिए, क्योंकि जब आपका ब्रेस्ट रिमूव हो जाता है तो आप खुद ही निग्लेक्टेड फील करते हैं राइट सोसाइटी में। राइट राइट आप, ये अपना सेल्फ गिल्ट है हाँ जो हम फील करते हैं कि मुझ में कुछ डिफेक्ट है, और किसी को दिख गया तो वो मेरे डॉटर को या फिर मेरे बच्चों को इस नज़र से देखेंगे या मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट व्हाई यू आर अफ्रेड। या सो उस चीज़ को कम करने के लिए हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं कि हम ब्रेस्ट करेक्शन सर्जरीज कर सकते हैं, या सेविंग सर्जरीज कर सकते हैं, फ्लैप सर्जरीज कर सकते हैं, कॉस्मेटिक ब्रेस्ट सर्जरीज कर सकते हैं। तो उसमें नया ब्रेस्ट बनाया जा सकता है, ब्रेस्ट को सेव किया जा सकता है, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद किसी को कीमोथेरेपी लगने वाली है या नहीं, अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादातर कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कई केसेस में। सो अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ, जैसे मैंने बोला हाँ आपको। एंड थोड़ा सा अगर लंप बड़ा है या फिर डिजीज़ थोड़ी सी बढ़ गई है, तब कीमोथेरेपी इज़ अ प्रोटेक्टिव थिंग। यस कई बार कीमोथेरेपी पहले दी जाती है ताकि वो कैंसर के प्रमाण को कम कर सके। एंड जब भी हम ब्रेस्ट सेविंग करते हैं तो क्योंकि बचा हुआ ब्रेस्ट है उसमें कैंसर नहीं होना चाहिए आगे चल के, वो हाँ रिकरेंस स्कोर कम हो जाना चाहिए, उसके लिए हमको रेडिएशन की भी हेल्प क्योंकि लेनी ये पड़ती एक है। बहुत बड़ा डर रहता है सबको कि अभी मैं रिकंस्ट्रक्शन वाली सर्जरी करवा लूँ और वापस से अगर कैंसर आ गया तो क्या होगा। सी वो तो किसी को भी पॉसिबल है, मुझे राइट भी राइट पॉसिबल है, बाकी फीमेल्स को भी हाँ पॉसिबल है। हाँ लेकिन जब ये ऑलरेडी प्रूवन है कि आप ब्रेस्ट सेविंग सर्जरी करें या ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी करें, उसमें ओवरऑल सर्वाइवल पे आपके फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं। सो बराबर ट्रीटमेंट सिर्फ एक चीज़ नहीं रहता है, ट्रीटमेंट एक सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, एंड अगर किसी को लगता है हार्मोनल एंड टारगेटेड थेरेपी, नया वर्ड आया इम्यूनोथेरेपी, हाँ ये सब चीज़ें मिलाकर भी पूर्ण कंप्लीट ट्रीटमेंट हो हाँ सकता है। तो सो ये औरतें जो डिस्कशन क्या है अलग या अलग। पेशेंट क्या करते हैं कि अगर मेरे बाजू वाली को किसी को किस प्रकार का कैंसर हुआ था और उसको जो ट्रीटमेंट दी थी वैसी की वैसी मुझे मिलेगी, ये जो एक बहुत बड़ी मिथ है वो ऑब्वियस है उनके लिए क्योंकि उन्होंने वही देखा है। तो हाँ, वो आजकल नहीं है कि हर पेशेंट को अलग थेरेपी लगती है, हर पेशेंट यस, को अलग ट्रीटमेंट लगती है और हर एक की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। करेक्ट। तो वो डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको कौन सी सर्जरी लगेगी, आपको कैसे वो रिएक्ट करेगा। वो
पर्सन टू पर्सन वो डिस्कशन होता है एंड हाँ उससे ज़्यादा बेनिफिट पेशेंट को ही होता है। राइट तो उस टाइप की सर्जरीज अभी आ गई हैं, इसलिए बेटर है कि जिनको ये रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टर से फेस टू फेस बात करके और ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। राइट। अभी आपने इतनी सर्जरी की होंगी और इतने केसेस देखे होंगे, तो आपकी कोई एक रेयर केस जो आपको बताने का मन करे? रेयर केस बताया जाए तो उससे डरना नहीं है लोगों ने, नहीं। बट एक जो कॉमन केस है वो मैं बताना चाहूँगी, प्रेगनेंसी इंड्यूस कैंसर। ओ, सो लोग समझते हैं कि अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस कैंसर हो गया तो दैट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। या ठीक है। सो एक पेशेंट थी मेरी जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे लंप डिटेक्ट हुआ था, और वेरी सेल्फ अवेयर लेडी। तो उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट को अपने बताया एंड थैंकफुली वो गायनेकोलॉजिस्ट ने एक अल्ट्रासाउंड करवाया एंड उसमें उनको लंप दिखा। अभी अल्ट्रासाउंड का प्रॉब्लम ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग जब कोई रहता है या फिर ब्रेस्ट एटलीस्ट प्रेगनेंसी में जब ब्रेस्ट डेवलप एनलार्जमेंट होता है। रहता हाँ है हाँ तो उसमें फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होता है, तो कई बार अल्ट्रासाउंड में पूरी तरीके से समझ नहीं आता। सो दे आस्क्ड अस टू लुक आफ्टर। तो वो जब पेशेंट हमारे पास आई तो हमने उसकी बायोप्सी की, अल्ट्रासाउंड गाइडेड कोर बायोप्सी या ट्रू कट बायोप्सी जिसको बोलते हैं, वो सेफ़ रहती है, अंडर लोकल एनेस्थीसिया रहती है। सो वो करने के बाद हमें पता चला कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है। अब इसके बाद क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो क्या कर सकते हैं, जो डिलीवरी होने वाली थी हमने एज अ टीम वर्क गायनिक से डिस्कस किया एंड थोड़ा अर्ली प्रेगनेंसी करवाई ताकि बेबी सेफ़ रहे, हाँ क्योंकि हमें मदर को भी सेफ़ रखना है, बेबी को भी सेफ़ रखना हाँ है, 2 जानें बचानी है। राइट। तो उसके लिए प्री टर्म डिलीवरी कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है जब तक वो सेफ़ है गायनिक के हिसाब से। हाँ सो थोड़े दिन पहले डिलीवरी हुई एंड उनको इमीडिएटली हमने कीमोथेरेपी स्टार्ट की, क्योंकि कीमोथेरेपी कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, श्रिंक करने के लिए दी जाती है ट्यूमर को, ताकि हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सके, नहीं राइट। तो उसको ब्रेस्ट लॉस करना पड़ेगा। एंड शी वाज यंग, या उनको आगे 40-50 इयर्स रहना है, तो उनको ये नहीं चाहिए कि मैं ब्रेस्ट सेक्रीफाइस करूं। सो उनका कीमोथेरेपी करके हमने ट्यूमर श्रिंक किया एंड फ्यू मंथ्स के बाद उनको ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी विद रिकंस्ट्रक्शन किया एंड उस साइड से वो ब्रेस्ट फीडिंग इन फ्यूचर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका पूरा ब्रेस्ट अंदर से निकाल के एनवेलप को रख के उसको नया जनरेट किया। राइट। सो ये नई टेक्निक है जिससे कि आपका ये मिथ भी चला जाता है कि पूरा ब्रेस्ट निकालना है और हाँ जनरेट भी हो जाता है। हाँ तो वो करने के बाद फिर उनको फ्यू साइकिल्स ऑफ रेडिएशन गई एंड आफ्टर आई थिंक 8.5 मंथ्स के बाद शी वॉज कम्प्लीटली ओके एंड उनको एक टैबलेट स्टार्ट किया गया एंड जिससे कि आगे कैंसर के रिस्क कम हो जाते हैं। हाँ सो दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ये तो केस विच आई ये वांटेड टू कि टेल। टेक्नोलॉजी और टीम वर्क की वजह से यस, प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हुआ कैंसर भी हम क्योर कर क्योर पाए, कर और सकते हैं, बच्चा भी सेफ है और मदर भी मदर सेफ भी सेफ है। आज है। 4 साल, 4 साढ़े 4 साल हो इट्स गए हैं, अबाउट शी इज़ अवेयरनेस ओके। ओनली कि यस, पेशेंट भी अवेयर था, गायनेक भी अवेयर थी, और उन्होंने करेक्ट टाइम पे आपके पास रेफर किया, यस, उसकी वजह से आप सब मैनेज कर पाए। तो करेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट डॉक्टर के पास पहुँचे, तो इलाज अच्छे से हो सकता है, और हमारे एंड सर्वाइवल रेट खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कि मैं इसमें से बाहर बाहर निकल के निकल के दिखाऊंगी। शी दिखाऊंगी। वाज वेरी स्ट्रांग, शी इज़ वेरी यस स्ट्रांग लेडी। यस, बिकॉज इतनी यंग थी, 24 यंग थी इयर्स। एंड ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या हाँ होगा। डोंट राइट, थिंक, जो डिप्रेस हो पास्ट है जाते हैं। वो हाँ गया, जो हो हाँ चुका है वो आप करेक्ट नहीं कर सकते, बट राइट राइट। फ्यूचर आप करेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत करेक्ट बात बताई आपने। तो उसके ऊपर ही एक सवाल है कि अ, हमारी ये जो स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या जो मेंटल प्रॉब्लम है, वो कितना ब्रेस्ट कैंसर को इंड्यूस करते हैं? स्ट्रेस डायरेक्टली तो इंड्यूस नहीं करता ब्रेस्ट कैंसर को, बट अगर आप स्ट्रेस कंटिन्यूअसली लेते रहेंगे तो हाँ आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कभी हो ही नहीं सकता, राइट एंड वही तो चाहिए हमें कैंसर कम करने के लिए। राइट। और अगर सो आपको हो भी गया है, तो अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा कि मुझे इसमें से बाहर निकलता है, यस, तो आप बहुत जल्दी निकल सकते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो आपने ऐसे देखे होंगे बहुत सारे पेशेंट कि जिनकी विल पावर अच्छी थी वो बहुत जल्दी रिकवर हो गए, और जिनकी कम थी उनको बहुत टाइम लगा। करेक्ट है, एक्चुअली ऐसे भी पेशेंट हैं, एंड स्पेशली जो जेनेटिकली लिंक्ड पेशेंट्स होते हैं उनकी विल पावर मैंने काफ़ी अच्छी देखी है। राइट। उनको ये चीज़ का पता रहता है कि उनकी फैमिली में ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हो चुके हैं, सो वो डरे तो रहते हैं लेकिन उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, एंड दे विल मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल डिफीट द कैंसर, और वो राइट डिसीजन चूज़ करते हैं राइट टाइम पर। राइट। तो बहुत अच्छा बताया मैम ने हमें आज। मैम ने बताया कि मिथ्स और फैक्ट्स क्या है, सर्जरी कितना ज़रूरी है, और करना पड़े भी तो कितना आजकल टेक्नोलॉजी है कि आप अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रख सकते हैं, और कब टाइम पे सर्जन को मिलना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से आपकी सर्जरी बहुत प्लान कर सकते हैं और उसको कम साइड इफ़ेक्ट में कर सकते हैं। और जिनको कैंसर हो रहा है वो तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा है आजकल, कि बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो ब्रेस्ट कैंसर आर क्यूरेबल। यस, क्यूरेबल। बट अगर किसी को लेट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर कुछ परसेंटेज हैं जो कि डेडली कैंसर्स बोले जाते हैं, बट उन्हें डिप्रेस नहीं होना है, हाँ। जितना भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो हम ट्राई करते हैं। हमारे हाथ में जितना है हम ट्राई करते हैं, उनके हाथ में जितना है वो उन्हें ट्राई करना चाहिए, राइट। एंड होप कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ, और अर्ली डिटेक्शन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसके लिए जो करना चाहिए वो ज़रूर करना चाहिए। और हमें ये सारी चीज़ें सरल भाषा में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे स्टूडियो में आके आपका टाइम देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।